गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 सूची पर लगी रोक, थर्ड लिस्ट वाले होंगे बाहर, उत्तर कुंजी वालों को नहीं मिलेगी नियुक्ति, 68,500 का मुद्दा शामिल होगा सपा के मैनिफेस्टो में। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 6800 सूची पर लगी रोक। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं, जैसा कि आप सभी को न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल गया होगा, कल इसका ऑर्डर भी रिलीज हो गया, वो भी आपने देखा होगा कि इस चीज़ पर 6800 सूची पर जो हिडन स्टे हम कह सकते हैं, साफ तौर पर ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि हम इस पर स्टे देते हैं, लेकिन तर्क जो है ऐसे रख दिए गए हैं, कंडीशंस जो है ऐसी रख दी गई हैं कि सरकार को अब बीच का रास्ता भी निकालने में मुश्किल पड़ रही है। तो हिडन स्टे हम इसको कह सकते हैं कि इस पर जो है अभी सरकार को जो है इस पर कोई भी निर्णय लेने में वक्त लगेगा, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है उनके द्वारा कंडीशन जो लगाई गई हैं कि 69,000 में कोई भी रिक्त पद ऐड नहीं किए जा सकते, आप एक भी पद जो है ऐड नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि आप या तो उन कैंडिडेट्स को हटाइए जो पहले से रिजर्व कैटेगरी पर सीट पाए हुए हैं, जो पोस्ट पर हैं उनको हटाइए। अगर नहीं आप हटा सकते तो आप कोई नई विज्ञप्ति जारी कीजिए, और जब नई विज्ञप्ति जारी होगी तो एक मामला, एक विवाद और भी उत्पन्न होगा कि उस पर जब नई विज्ञप्ति सिर्फ जारी की जाएगी तो सिर्फ वो है कि सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए नहीं जारी की जाएगी। अगर सिर्फ की जाएगी तो फिर इसमें यही माना जाएगा कि इसमें जो है पद ऐड हो रहे हैं, सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए पद ऐड हो रहे हैं। और नई अगर जारी की जाएगी तो उसमें सभी, फिर चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हों, सभी कैंडिडेट दावेदारी करेंगे। तो सरकार के लिए ये एक और बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मामला आपका अब लंबा जाएगा। अगर मैं अभी आपसे बोल दूं कि आपको एक सप्ताह में इसमें नियुक्ति मिल सकती है, आपके प्रयास तो कहीं ना कहीं मैं आपको झूठा मनोबल बढ़ाऊंगी, झूठा दिलासा दूंगी, लेकिन जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोग भले ही अपनी जगह सही हो, बिल्कुल सही हो, आपके राइट्स भी हैं और आपको इस पर नियुक्ति मिलेगी भी, लेकिन आपको इंतज़ार लंबा करना पड़ेगा। आपको पेशेंस के साथ अपनी लड़ाई जो है जारी रखनी पड़ेगी। ये लड़ाई अब इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मैटर जो है अब जो न्यायालय में पहुंच गया है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, जो न्यायालय में ये मामला पहुंच गया है। तो जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो भी अब यही कहेंगे कि मामला पेंडिंग है और आपको किसी न किसी तरह से टहलाने की कोशिश करेंगे। जब टहलाया है आपको ये चीज़ लंबी खींचनी थी, तभी तो 6 जनवरी को जो है आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन शिक्षा विभाग की लेट लपीती की वजह से आप लोग जो है ये मामला उसमें भी चैलेंज कर दिया गया और अभी तक आप लोगों को ना ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया, ना ही जिला आवंटन, जबकि ये कोई बड़ा काम नहीं था। ओनली 6,800 समथिंग कैंडिडेट थे। चाहते तो 2-3 दिन में ये चीज़ क्लियर करके शिक्षा विभाग के अधिकारी आपको नियुक्ति दे देते, और एक बार जब अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाती है तो न्यायालय भी उन पर डिसीजन लेने में, उनको हटाने में थोड़ा सोचता है। जैसे कि भले ही आरक्षण में जो है गड़बड़ी हुई है, ये चीज़ जो अधिकारी हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी अभी तक ये चीज़ नहीं बोली गई है। उनके जो जस्टिस है उनके द्वारा सिर्फ पूछा गया है कि क्या इन कैंडिडेट को आपने हटाया है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि आप इन कैंडिडेट को हटाइए। तो कहीं ना कहीं एक बार जब नियुक्ति मिल जाती है तो न्यायालय भी उस पर सोच समझ के निर्णय देता है, और जिस तरह से जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने तर्क रखे हैं, उस तरह से लग रहा है कि ये मामला लंबा जाएगा, इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और जो है अपना संघर्ष भी जारी रखना पड़ेगा। अंत में, एंड में आपको इस पर नियुक्ति मिलनी है 100% मिलनी है। अब वो सरकार के अधिकारियों पर डिपेंड करता है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो किस तरह से नियुक्ति देती है और किस तरह से आपको जो ज्वाइन कराती है।
अब बात करेंगे कि थर्ड लिस्ट वाले होंगे बाहर। तो जब से ये स्टे की रोक की अर्थसर सूची पर रोक की ये जो न्यूज़पेपर में आई है, तब से थर्ड लिस्ट वालों के माइंड में एक ही सवाल है, क्या थर्ड लिस्ट वाले बाहर किए जा सकते हैं क्या ये लोग। तो थर्ड लिस्ट वाले आपसे, अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है और आपसे अगर ये चीज़ कोई कह रहा है, तो आप लोगों को किसी भी तरह से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सेफ हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आप सेफ हो। टेंशन उन अभ्यर्थियों के लिए है, पहली बात तो जो पोस्ट पर हैं उनको इतनी आसानी से शिक्षा विभाग हटाएगा नहीं, अधिकारी हटाएगा नहीं। एक बार नियुक्ति हो जाती है तो हटाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इतनी आसानी से किसी को नहीं हटाया जा सकता। फिर भी अगर विभाग जो है इस पर निर्णय लेता है तो जो थर्ड लिस्ट वाले हैं उनको किसी भी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट थे, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन्होंने जनरल कैंडिडेट को फाइट किया। मतलब उनकी जो मेरिट थी वो जनरल कैंडिडेट के समान थी। रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो थे वो जनरल कैंडिडेट के समान जो है अपना गुणांक रखते थे। जब वो गुणांक रखेंगे तभी तो जनरल कैंडिडेट की सीट पर जो है खुद की दावेदारी करेंगे, यानी कि तभी तो उनकी सीट पर जगह लेंगे। तो जो रिजर्व कैटेगरी में हाई मेरिट वाले कैंडिडेट थे उनको जो है जनरल कैंडिडेट की सीट नहीं दी गई। मतलब उनको ओबीसी के हैं तो ओबीसी की ही सीट दी गई। जब ओबीसी की सीट दी गई तो लो मेरिट वाले हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, तो वो ओबीसी एससी वाले बाहर हो गए। जब वो बाहर हो गए तो तभी वो न्यायालय में गए। तो यहाँ पर कंडीशन जो है, टेंशन उनके लिए नहीं है जो ओबीसी एससी लो मेरिट वाले हैं, उनके लिए है जो हाई मेरिट वाले लो मेरिट वाले जो जनरल कैंडिडेट हैं, जिनको रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, जिनकी सीट पर जो जनरल की सीट पर जो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको उसी कैटेगरी में रखा गया, जिस वजह से ओबीसी एससी जो कैंडिडेट थे वो बाहर हो गए। अगर इन जो हाई मेरिट रखते थे कैंडिडेट, इनको ओवरलैपिंग कर दी जाती, इनको जनरल कैंडिडेट की जो फाइट कर रहे थे उनकी सीट दे दी जाती, तो ये लोग जो है नियुक्ति पा गए होते और इन लोगों को बाहर नहीं होना पड़ता। तो समस्या ये है, अगर फिल्टर होगा, अगर रिजर्वेशन सही से लागू होगा तो समस्या जो है लो मेरिट वाले जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए आएगी। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट लो मेरिट वाले जनरल कैंडिडेट से फाइट करेंगे तो उनकी जगह रिजर्व कैटेगरी को रख दिया जाएगा, यानी जनरल कैंडिडेट वालों की सीट पर जो हाई मेरिट वाले जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे उनको सीट दी जाएगी। और जब ये जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो जनरल कैंडिडेट को फाइट करेंगे उनकी सीट में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी एससी की जो मेरिट है और भी डाउन होगी, क्योंकि वो उनकी सीट पर आएंगे, और भी मेरिट डाउन होगी। तो यहाँ पर ओबीसी एससी जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको समस्या नहीं है, किसी भी तरह की समस्या उनके लिए बन सकती है जो जनरल में है और जिनका जो गुणांक है वो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनसे कम है, या उनके बराबर है या उनसे कम है, तो समस्या उनके लिए है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनका हाई गुणांक है तो उन्हें जो है जनरल कैंडिडेट की सीट मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली, तो समस्या वहीं पर उत्पन्न होगी, क्रिएट होगी, जो कि सरकार ने सॉल्व नहीं की। जब सॉल्व नहीं की तो जो लो मेरिट वाले थे या जो इस रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे जो बाहर हुए, तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। और जब न्यायालय की शरण ली तो मामला आपको पता है कि अगर पूरी तरह से न्यायालय ने इसको फिल्टर करने के लिए बोला तो जो लो मेरिट वाले जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो बाहर हो सकते हैं। अब बात करेंगे जो आंसर की मैटर है उनको नहीं मिलेगी नियुक्ति की, क्योंकि जब से ये ऑर्डर आया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी पद नहीं ऐड हो सकते, तो आंसर की वालों के माइंड में एक ही सवाल है कि हमारा क्या होगा। अब तो जो है सीट भी नहीं जुड़ सकती, तो इन लोगों को नियुक्ति कहाँ से दी जाएगी। तो आप लोग सबसे पहले तो एक चीज़ माइंड में रखिए कि आप लोग इस मैटर से बिल्कुल अलग हो, ये मैटर अलग है, आपका मैटर अलग है, दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए, अलग अलग रखिए।
आपका जो आदेश हुआ है वो कोर्ट के द्वारा हुआ है, आप वैलिड हो और आपका गुणांक भी इनसे कई ज़्यादा है, आपकी मेरिट जो है, क्योंकि ऑर्डर में सीधा सा बोला गया है कि अंतिम चयन गुणांक तक इन अभ्यर्थियों को अगर इनका चयन होता है, अंतिम चयन गुणांक तक मतलब आपकी थर्ड, अभी तो थर्ड ही मानी जाएगी, थर्ड लिस्ट तक आपका गुणांक बनता है तो आप जो है नियुक्ति के दावेदार हो, आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो ये मैटर नहीं करता है कि जो विभाग है वो कहाँ से सीट देगा, क्या देगा, वैसे भी अभी जो सीट हैं वो खाली हैं और जब ऑर्डर आएगा, माननीय न्यायालय का ऑर्डर है तो शिक्षा विभाग उसको फॉलो भी करेगा। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि सीट नहीं बचेंगी। जब ऑर्डर आएगा कंटेम्प्ट और कोर्ट की तरफ से तो इन लोगों को नियुक्ति ही देनी पड़ेगी। आपका मैटर अलग है और रिजर्वेशन का मैटर अलग है, आरक्षण का मुद्दा अलग है। आप लोगों के पास आखिरी जो मौका है, आखिरी चांस कह सकते हो, वो यही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अपने पक्ष में ऑर्डर लाइए। इनको जो है सीधा सब जब बोला जाएगा कि इनको नियुक्ति दो तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। और आप लोगों के ऑर्डर में टाइम बाउंडेशन नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इस ऑर्डर को जो है जो अधिकारी उन्होंने जो सीरियस नहीं लिया और अभी तक ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अन्यथा की स्थिति में अगर इसमें टाइम बाउंडेशन दी होती तो अब तक आप लोगों को नियुक्ति मिल गई होती। तो जो अधिकारी हैं वो भी इसे ठंडे बस्ते में डाले हैं कि भाई टाइम बाउंडेशन तो नहीं दी गई है और इन अभ्यर्थियों को आज कल 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीने का टाइम दे के या फिर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के इनको चुपचाप बिठा ले रहे हैं, इनको ऐसे ही टहलाते रहे। जब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह इनको नहीं बुलाया जाएगा, इनको जुर्माना नहीं लगेगा, तब तक ये इस पर कुछ नहीं करेंगे। और अगर आप लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो किसी भी जूनियर वकील को मत कीजिए, आप सीधा सा एक सीनियर जिन्होंने पहले से ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में जीत हासिल की हो, उन्हीं जो है वकीलों को हायर कीजिए, उन्हीं के पास जाइए अपने केस के लिए। अन्यथा की स्थिति में अगर आप कोई भी जूनियर वकील करते हो या ऐसे ही नाम के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो तो आप अच्छा है कि आप करिए ही मत, क्योंकि आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। और वकील, ये जो जूनियर वकील होते हैं वो सिर्फ जो है एक आपकी हियरिंग सही से नहीं करवा पाते हैं और अंत में आपका इसको लेके समय ही बर्बाद होगा। तो आप अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सोच रहे हो तो आपको सीनियर एडवोकेट ही उतारना पड़ेगा, जो आपको सही से आपके पक्ष को रख सके मजबूती से, और ये मामला जो है वो 2-3 हियरिंग में क्लियर करवा सके, आपके पक्ष में कोई न कोई सकारात्मक परिणाम निकाल के आपको दे सके। कोई भी कोर्ट अगर सरकार के अगेंस्ट आता है और याचियों के पक्ष में आता है तो फर्स्ट जो ऑर्डर होता है उसमें ज़्यादातर जो है टाइम बाउंडेशन नहीं दी जाती है। फिर उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो उसमें 100% टाइम बाउंडेशन दी जाती है कि 3 महीने हो गए, उसके बाद भी आपने इस पर कार्रवाई नहीं की और इसके लिए याची जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़ा। अब आपको इतने दिन में 100% जो है आपको इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में या तो बेलेबल वारंट जारी होता है या फिर जुर्माना लगता है। तो उत्तर कुंजी वालों को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि नियुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कीजिए, वही आपका आखिरी रास्ता है, वहाँ से आपको नियुक्ति मिलेगी। और सीट कहाँ से मिलेगी ये आपकी टेंशन नहीं है, ये शिक्षा विभाग की टेंशन है, क्योंकि आप शैक्षणिक योग्यता को पूरी दावेदारी रखते हो तो आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। अब बात करेंगे 68,500 का मुद्दा जो है शामिल होगा सपा के मैनिफेस्टो में, जैसा कि 23,000 को लेके लंबे समय से जो है 5% रिजर्वेशन जो नहीं मिला था उसको लेके अभ्यर्थी कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। और ये चीज़ जो है जो बसपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा क्लियर तौर पर साफ तौर पर बोल दी गई है कि हम इस मुद्दे को नहीं बल्कि जितने भी जो शिक्षक भर्ती के मुद्दे हैं हम उनको अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। और अभी तक इनका जो सपा का मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया है तो जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि जो शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको एक सर्वोपरि रखा जाएगा इनके मैनिफेस्टो में। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।